नमस्ते श्रोतागण। कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं स्वयं प्रकाश जी की कहानी संधान। और तकलीफों के साथ ही विश्व मोहन जी के बच्चों को यह तकलीफ भी थी कि पापा हमें कहीं घुमाने नहीं ले जाते। यह तकलीफ विश्व मोहन जी की पत्नी को भी थी। जब से ब्याह करके आई हूँ, घर में ही बैठी हूँ, रोज वही काम, चौका चूल्हा। यह नहीं कि 4 रोज कहीं घूम ही आए, जबकि गुप्ता जी को देखो, वैष्णव देवी हो आए, जोशी को देखो, हर गर्मियों में पूरे परिवार को लेकर पहाड़ों पर जाते हैं। शर्मा जी के बच्चों को ही देख लो, साल में एक बार अपने ननिहाल हैदराबाद जाते हैं या नहीं। और एक हम हैं, 20 किलोमीटर दूर बजरंगगढ़ तक नहीं गए कभी। विश्व मोहन जी को ऐसी बातों से हमेशा बड़ी चिढ़ छूटती। एक तो गुप्ता को देखो, शर्मा को देखो, जोशी को देखो वाली बात उन्हें पसंद नहीं आती। क्यों देखो गुप्ता, शर्मा और जोशी को। दूसरे 3-3 बच्चों को लेकर कहीं जाने में कितने झंझट है। कपड़े, छुट्टियां, पढ़ाई का नुकसान, ट्रेन का रिजर्वेशन कराने में कितने झंझट है। फिर खर्चा और आतंकवाद, कितने बम फूट रहे हैं, क्या पता कब कहाँ किस में विस्फोट हो जाए। इससे तो टीवी पर देख लो, आजकल तो सब दिखाते हैं। लेकिन विश्व मोहन जी हों या कोई और मोहन जी, परिवार के सदस्यों की शिकायतों को नजरअंदाज करने की भी एक सीमा होती है। जब वह सीमा आ गई तो विश्व मोहन जी ने एलटीसी का हिसाब किताब लगाया, खर्च का पूर्वानुमान तैयार किया, मौसम वगैरह की अनुकूलता जांची और एक दिन घर में घोषणा कर दी कि ठीक है, तैयार हो जाओ, अगले महीने की 15 तारीख को हम लोग महानगर जा रहे हैं। जाहिर है, घर वाले खुशी के मारे भौचक रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा विश्व मोहन जी मजाक कर रहे हैं, ऐसे मामलों में वह गंभीर हो ही नहीं सकते। लेकिन जैसे जैसे जाने का समय नजदीक आने लगा, विश्व मोहन जी की दैनिक घोषणाओं का उत्साह घटने की बजाय बढ़ता ही गया। हाँ, रिजर्वेशन हो गया है। हाँ, फर्स्ट क्लास से चलेंगे। हाँ, होटल में ठहरेंगे। हाँ, समुद्र भी देखेंगे। हाँ, जहाज भी देखेंगे। जम गया तो तुम्हें जहाज भीतर से भी दिखा देंगे। पत्नी ने यथासंभव बच्चों के कपड़े तैयार किए, अटैचियां जमाई गई। रास्ते के लिए क्या खाना नाश्ता ले जाएंगे, इस पर बहस हुई। सारे मोहल्ले में खबर फैल गई कि विश्व मोहन जी का परिवार महानगर जा रहा है। पत्नी एक पड़ोसन से कैमरा भी मांग लाई। किस किस दोस्त, सहेली, अंकल आंटी के लिए महानगर से क्या क्या लाना है, इसकी सूचियां बनने लगी। और अंततः एक दिन विश्व मोहन जी का परिवार सचमुच महानगर के लिए रवाना हो गया। महानगर एक चकित कर डालने वाला अनुभव था। बच्चे गर्दनें उठा उठाकर ऊंची ऊंची इमारतों की ऊंचाई देख रहे थे और उनकी मंजिलें गिन रहे थे। पत्नी इतनी चकित थी कि मानो अभी अपनी चिकोटी काट कर देखेंगी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे सचमुच घूमने महानगर आए हैं। और विश्व मोहन जी दोहराए जा रहे थे, अरे ये तो कुछ नहीं है, आगे देखना। विश्व मोहन जी चढ़ती जवानी में एक बार दोस्तों के साथ महानगर आए थे। इस बार इसी भरोसे पर बच्चों को लेकर आ गए थे कि महानगर से कुछ तो परिचित हैं ही। लेकिन उनकी जवानी का महानगर यहाँ कहीं नहीं था। ठहरने के लिए एक सामान्य सा होटल का कमरा भी 800 रुपये प्रतिदिन में मिला, जबकि विश्व मोहन जी का अनुमान था कि 150-200 तक आराम से मिल जाएगा। वह खूब सारे पैसे लेकर आए थे और प्रतिज्ञा करके आए थे कि ना कंजूसी करेंगे, ना पैसे खर्च होने पर कुढ़ेंगे, क्योंकि आदमी कभी कभी ही तो घूमने निकलता है। लेकिन उनका दिल धसकता जा रहा था, कुढ़न भी भीतर जमती जा रही थी। चीजों का अच्छा लगना कम से कम होता जा रहा था। फास्ट ट्रेन्स में भारी भीड़ थी, शहर में खूब गंदगी, समुद्र तट पर झोपड़पट्टियां और सड़कों पर रंग बिरंगी विदेशी कारों का कभी ना खत्म होने वाला रेला। लेकिन परिवार तरंगित था। परिवार पहली बार होटल में ठहरा था। होटल का कमरा साफ सुथरा था। वहां मैले कपड़ों का ढेर, मकड़ियों के जाले, पर्दों पर मसालों के दाग और फर्श पर दौड़ते चूहे नहीं थे। बच्चे फोम के गद्दों वाले डबल बेड पर कूद कूद कर देख रहे थे। और पत्नी के लिए तो यह किसी भी आज्ञाकारी जिन्न के कारनामे से कम नहीं था कि घंटी बजाने मात्र से मनपसंद नाश्ता खाना आ गया और बर्तन भी नहीं मांजने पड़े। विश्व मोहन जी ने घूमने के लिए टूरिज्म की बस के टिकट ले लिए। विश्व मोहन जी ने तो ऐसा पैसा बचाने के लिए ही किया था। पर यह भी एक तरह से बहुत अच्छा रहा। बहुत सारी प्रसिद्ध जगहें जिनके चित्र पाठ्य पुस्तकों में थे या जिन्हें अब तक सिर्फ टीवी में देखा था, अच्छी तरह और सिलसिलेवार देखने को मिल गई। इनमें से कुछ जगह तो विश्व मोहन जी भी पहली बार देख रहे थे, या कम से कम उन्हें ऐसा लगा।
पत्नी और बच्चे इतने चकित और उत्साहित थे। उनका उल्लास विश्वमोहन जी को भी संक्रमित करने लगा। पत्नी तो अपने उल्लास को ठीक से अभिव्यक्त भी नहीं कर पा रही थी। एक जगह उन्होंने डोसा खाया तो इतना बढ़िया डोसा कि एकदम कागज जैसा पतला, खस्ता, विशाल और रुमाल की तरह तहाया हुआ। डोसा उनके शहर में भी मिलता है, लेकिन इस डोसे ने उस डोसे को 1 मिनट में तथाकथित कर दिया। एक जगह चाइनीज फूड खाया, जो कि जाहिर है पहली बार, तो खाते खाते ही वह मुंह के साथ साथ स्मृतियों में भी घुस गया। फिर अगले दिन एक जगह पिज्जा और उसके अगले दिन बर्गर। विश्वमोहन जी इसे भी एक प्रकार का शिक्षण मान रहे थे। वह नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे इन वस्तुओं का जिक्र आते ही, जो कि अब हमारे देश में खूब आएगा, अपने आप को गंवार और अभागा समझने लगे। इन चीजों के नाम बच्चों ने सुन रखे थे, खाई तो खाते खाते ही पिज्जा और बर्गर संस्मरणों का हिस्सा बन गए। खाते खाते ही सोच लिया कि जाकर सबको बताएंगे कि महानगर में हमने पिज्जा और बर्गर खाया। पत्नी मगन थी, मुदित थी, मुग्ध थी। उन्हें लग रहा था कितनी अच्छी बात है कि कहीं भी बर्तन नहीं मांजने पड़ते, बल्कि ले जाकर सिंक में रखने भी नहीं पड़ते। वहीं छोड़ दो मेज पर, पुरुष लोग आएंगे और उठाकर ले जाएंगे। लौटने से पहले खूब खरीदारी भी की गई, खासकर बच्चों के कपड़े। इसमें भी विश्वमोहन जी का स्वार्थ छिपा था। बच्चों के कपड़े वहां बहुत सस्ते मिल रहे थे, वे लेटेस्ट फैशन के भी थे, और उनके साथ यह गौरव भी जुड़ा हुआ था कि ये महानगर से लाए हुए हैं। अब 2 साल की छुट्टी, विश्वमोहन जी कुटिलता से सोचते। लेकिन पत्नी ने अपने लिए कोई कपड़ा नहीं खरीदा, विश्वमोहन जी के इसरार करने के बावजूद। मन तो उनका बहुत ललचाया होगा। अब इसे परिवार के लिए समर्पण भाव समझ लीजिए, या विश्वमोहन जी के लिए सहानुभूति का भाव, या और कुछ, कि वह अपने आप पर काबू किए रहीं। हाँ, चलते समय उन्होंने रसोई के लिए एक अच्छा सा चाकू जरूर खरीद लिया, पता नहीं उपयोग के लिए या यादगार के लिए। शायद इसीलिए कि हर बार उसे इस्तेमाल करते हुए महानगर में बिताए दुर्लभ दिनों का सुखद रोमांच याद कर सके। और इस तरह महानगर घूम घाम कर विश्वमोहन जी का परिवार एक दिन सकुशल लौट आया, बगैर एक भी बार लड़े झगड़े। इस दरमियान एक भी बार विश्वमोहन जी झल्लाए नहीं, न उनकी पत्नी ने एक भी बार किसी बात पर मुंह फुलाया। और बच्चों के लिए तो यह समय रिकॉर्ड समय जैसा हो गया, जिसमें उन्होंने मार नहीं खाई और न उनसे पढ़ने बैठने को कहा गया। लौटते समय विश्वमोहन अपने बच्चों के लिए एक हीरो पापा जैसे कुछ हो गए थे। पत्नी को लग रहा था कि खैर, वैसे एकदम ही अकारत नहीं हो गई है उनकी जिंदगी। और विश्वमोहन जी लगभग आत्ममुग्ध थे कि उन्होंने सब कुछ कितने अच्छे से, कितनी कुशलतापूर्वक मैनेज किया। लेकिन जैसे जैसे अपना शहर पास आता गया, महानगर घूमने का सारा उल्लास मुट्ठी की रेत की तरह रिसता गया। बच्चों को अपना बकाया होमवर्क और अध्यापकों की संभावित डांट याद आने लगी। हो सकता है सहपाठी पिछला होमवर्क उतारने के लिए कॉपियां देने में नखरे दिखाएं। हो सकता है वे पूरा होमवर्क ना कर पाएं और उन्हें असेंबली में सबके सामने कान पकड़कर खड़े रहने या मुर्गा बनने को कहा जाए। पत्नी को लग रहा था इतने दिन भीतर पड़ा पड़ा अचार जरूर खराब हो गया होगा। जाते ही सारे घर की सफाई करनी पड़ेगी। चूहों ने पता नहीं कितना नुकसान कर दिया होगा। और सबसे बड़ी बात, आते समय पता नहीं वह पंखा बंद करके आई थी या नहीं। चलता हुआ मिला तो पति यकीनन चिल्लाएंगे। और विश्वमोहन जी मन ही मन खर्चे का हिसाब लगा रहे थे और सोच रहे थे कि आने वाले महीनों में किस किस खर्च में कटौती करनी पड़ेगी। दफ्तर से तो सिर्फ आने जाने का किराया मिलेगा, बाकी सब तो अपनी जेब से ही गया। इतने पैसे में तो तीनों बच्चों के गर्म कोट बन जाते। घुमाने नहीं ले जाते, घुमाने नहीं ले जाते। गुप्ता को देखो, जोशी को देखो। इसीलिए विश्वमोहन जी का परिवार जब अपने शहर के स्टेशन पर उतरा तो जाने क्यों उन सबको यह लगा कि वे उतरे नहीं, गिरे हैं, गिर पड़े हैं, बल्कि पटक दिए गए हैं। घर पहुंचे तो विश्वास करने का मन नहीं हुआ कि यही हमारा घर है और अब हमें यहीं रहना है। चूहों ने बेशक काफी सत्यानाश कर दिया था। आचार सचमुच खराब हो गया था और पंखा वाकई चलता रह गया था। रसोई का नल थोड़ा टपकता था, पता नहीं कैसे वह पूरा खुल गया था। रसोई में पानी भर गया था और कुछ जिंदा चूहों, एक फुली हुई छिपकली और अनेक मरे हुए कॉकरोचों के साथ रसोई की कुछ जरूरी चीजें भी उस
रुके सड़े तालाब में तैर रही थी। यह दृश्य देखकर भी वे सब चुप रहे। उन्होंने कोई हाँ या ओह या अरे नहीं की। पत्नी ने मार खाने के डर से सहमे हुए बच्चे की तरह पहले चलते हुए पंखे और फिर पति की तरफ देखा। पति ने चुपचाप पंखा बंद कर दिया और दूसरी चीजों का मुआयना करने लगे। पत्नी ने जल्दी से साड़ी उतारी और बाहर से खपच्ची लाकर रसोई की नाली खोली। एक बच्चा सींकों वाली झाड़ू ले आया। बच्चे सब एक साथ एक चुप मिशन में लग गए, घर साफ करने में। यहाँ तक कि विश्वमोहन जी भी, जो अन्यथा सबसे पहले चाय बनाने को कहते। सबके मन में कहीं ना कहीं आशा के विपरीत एक आशा थी कि कोशिश करें तो कुछ ना कुछ तो इस घर को महानगर के होटल के कमरे जैसा बना ही लेंगे। उदासी को झापड़ रसीद करने की गरज से बच्चे महानगर से खरीद कर लाए गए सामान की प्रदर्शनी सी लगाने लगे। अपने नए कपड़े वे पहन पहन कर देखने और मम्मी पापा को दिखाने लगे। मुस्कुराहटे दबे पांव लौटने लगी। पड़ोस के एक दो बच्चे आकर ताका झांकी करने लगे। बच्चों ने उन्हें भीतर बुला लिया। घंटे भर में पूरा मोहल्ला सूचित हो गया कि श्रीमती विश्वमोहन महानगर से बच्चों के लिए खूब अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर लाई है। अब प्रतीक्षा थी तो कल की, जब विश्वमोहन जी दफ्तर जाएंगे। उसके बाद ही पड़ोसने आएंगी। एक एक चीज को छूकर, पलटकर, नचाकर, उठाकर देखेंगी। उनकी कीमत पूछेंगी और संभव हुआ तो उनमें कुछ नुक्स भी निकालेंगी या उनकी साधारणता पर यह कहकर प्रकाश डालेंगी कि आजकल तो हर चीज हर जगह मिलती है। श्रीमती विश्वमोहन समझ जाएंगी कि वे ऐसा किस भाव से, किस दुख से कह रही हैं। वह उनसे सगापन स्थापित करते हुए उन्हें चाय पिलाएंगी। पीछे से मोहल्ले में क्या क्या हुआ पूछेंगी और बहुत पूछने पर महानगर के संस्मरण सुनाएंगी। बढ़ा चढ़ाकर नहीं, घटा घटा कर। लेकिन उनका चेहरा चुगली खाएगा। अपने अपने जीवन के औसत अपने और निस्सारता पर ठंडी आहें भरती पड़ोसन उठ खड़ी होंगी। चलूं, घर में बहुत काम पड़ा है, कुछ चाहिए हो तो बताना। दूसरे दिन विश्वमोहन को दफ्तर में अपनी मेज पर पेंडिंग फाइलों का ढेर मिला, जिनमें से कुछ अर्जेंट थी और मन नहीं होने पर भी आज ही निपटानी पड़ेंगी। बच्चों को बकाया होमवर्क का पहाड़ निपटाने में दोस्तों से कोई उल्लेखनीय मदद नहीं मिली। अध्यापकों ने साफ कह दिया, सोमवार तक काम पूरा नहीं हुआ तो असेंबली में सबके सामने मुर्गा बनाएंगे। पत्नी को रसोई के सारे डिब्बे खाली लगे और वह सोच में पड़ गई कि पति से सामान लाने को कैसे कहेगी। अभी अभी तो इतना खर्च करके आए हैं, लेकिन बगैर सामान मंगवाए काम भी कैसे चलेगा। झुंझलाएंगे, झुंझला लेने दो। इमली डालकर अरहर की दाल और भात और आलू का भुर्ता बनाऊंगी। 2-3 हरी मिर्च तल दूंगी। गरम गरम दाल भात खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। विश्वमोहन जी महानगर के महंगे नशे का खुमार इतनी जल्दी उतरने नहीं देना चाहते थे। वह दफ्तर की तमाम पस्ती दफ्तर में ही छोड़ आए। सामान की लिस्ट देखकर भी झुंझलाए नहीं और गरम गरम दाल भात खाते हुए बोले, घर के खाने की बात ही कुछ और होती है। श्रीमती विश्वमोहन निहाल हो गई। कुछ दिनों तक महानगर की उपस्थिति बनी रही। बच्चे अपने दोस्तों को वहां के किस्से सुनाते रहे। सौगातें बांटी गई। एक बच्चा वहां के किसी होटल से एक पेपर नैपकिन मार लाया था। वह रोज उसे जेब में रखकर स्कूल ले जाता और टिफिन के बाद बड़े ठाठ से उसे जेब से निकालकर हाथ मुंह पोंछता और फिर जेब में रख लेता। एक बार दोस्तों की दिखाना दिखाना में हुई छीना झपटी में आखिर वह टुकड़े टुकड़े हो गया। कपड़े संदूकों में चले गए थे। उचित अवसर पर ही पहने जाएंगे। उचित अवसर कब आएगा? विश्वमोहन जी कहते, अरे पहनो पहनो। तो नहीं, पहनने से कपड़े मैले हो जाएंगे। अरे तो धो लेंगे। तो उन्हें लगता, नहीं, धुलने के बाद खराब हो गए तो बहुत किरकिरी होगी। कुछ रोज वे एक दूसरे को बताते रहे कि उन्हें सपने में महानगर दिखाई दिया था, एकदम जैसे हम वहीं हों। लेकिन सब कुछ के बावजूद महानगर को अपने भी ज्यादा दिन नहीं रखा जा सकता था। अपने शहर में वापसी के बाद पहले ही दिन से उन्हें लगने लगा था कि यहाँ काम कम है, समय बहुत। सब कुछ कर चुकने के बाद भी काफी समय बचा रह जाता है। हर चीज की महानगर से तुलना होने लगी और महानगर के मुकाबले अपने शहर की हर चीज सड़ी भूसी, गंदी और घटिया लगने लगी। मसलन सड़कें। क्या अपने शहर की सड़कों को ठीक अर्थ में सड़कें भी कहा जा सकता है? जहाँ गड्ढे पड़े हैं, जहाँ ठेले, साइकिलें, बैलगाड़ियां और चारा भरे ट्रैक्टर चलते हैं, जहाँ आवारा गायें और सांड बीच सड़क पर खड़े या बैठे रहते हैं और गोबर करते रहते हैं, जहाँ हर वाहन ऊंची आवाज में और अकारण लगातार हॉर्न बजाता है, जहाँ धूल उड़ाते हुए
ट्रक तेजी से गुजरते हैं और जहां सिएना, फोर्ड, सेंट्रो जैसी एक भी चमचम गाड़ी दिखाई नहीं देती। घर के सामने से कोई कार गुजरती तो बच्चे एक दूसरे को बताते, फिएट है, खटारा, मारुति वैन, डिब्बा। अपने पापा के पुराने स्कूटर को वे अजीब निगाहों से देखते। पत्नी अनमनी सी रहती, काम करते करते बीच में पता नहीं किन ख्यालों में खो जाती और फिर चौंक कर गहरी उच्छ्वास भरकर रोजमर्रा के काम में लग जाती। सब जैसे एक स्थगित जीवन जी रहे थे। असली जीवन तो वही था जो महानगर की यात्रा में था। यहाँ तो यह उसी या वैसे ही क्षण भंगुर, लेकिन असली जीवन की कष्टकर प्रतीक्षा था। जैसे सारा परिवार वेटिंग रूम में बैठा हो, सब बगैर मुंह खोले मानो एक दूसरे से पूछ रहे हो, अगली बार हम घूमने कब जाएंगे। विश्वमोहन जी उदास होकर सोचते, छोटे लोगों को सुख भी दुखी क्यों कर जाते हैं। लेकिन जाहिर है घूमने हर महीने तो जाया नहीं जा सकता, ठीक से सोचा जाए तो हर साल भी नहीं। विश्वमोहन जी सोचते, तो फिर क्या ऐसा किया जाए कि अपना वास्तविक जीवन अधिक आकर्षक और प्रफुल्लतापूर्ण बन सके, या कम से कम कुछ कम उबाऊ, क्योंकि जो असर आ गए तो वे आ गए। विश्वमोहन जी बच्चों के लिए एक कैरम बोर्ड खरीद लाए और घर के पीछे की तरफ पड़ी थोड़ी सी जमीन को साफ करके उन्होंने वहां पत्नी के सहयोग से सब्जी की बाड़ी बना ली। यहाँ बैगन लगाएंगे, यहाँ भिंडी, यहाँ लौकी की बेल चढ़ेगी, यहाँ करेला ठीक रहेगा, और टमाटर का तो ऐसा है कि कहीं भी लगा लो। लेकिन विश्वमोहन जी हो या कोई मोहन जी, अपने छोटे से शहर में गगनचुंबी अट्टालिकाओं का नजारा पैदा नहीं कर सकते, न समुद्र की रचना कर सकते हैं। वे महानगर जैसे बड़े और चमकदार बाजार भी नहीं बना सकते, और पेपर डोसा, पिज्जा, बर्गर तो हरगिज नहीं। कोई 2 महीने बाद एक दिन अचानक एक और महानगर से विश्वमोहन जी के बचपन के एक दोस्त की चिट्ठी आई। वह जैसे आसमान फाड़ कर आई। दोस्त उनकी जानकारी के अनुसार विदेश चला गया था और विदेश में ही था। चिट्ठी से पता चला कि विदेश तो वह सिर्फ 2 साल के लिए गया था, पिछले 5 साल से तो वह इस दूसरे महानगर में ही है। दोस्त ने लिखा था कि उसका परिवार बाहर निकलना चाहता है। महानगर की एक रस उबाऊ जिंदगी से वे तंग आ गए हैं। यदि विश्वमोहन जी कहें तो दोस्त अपने परिवार को लेकर 2-4 दिन को उनके पास आ जाए। विश्वमोहन जी ने दोस्त का पत्र पत्नी और बच्चों को दिखाया और देर तक दोस्त के साथ बिताए बचपन की बातें बताते रहे। अंत में सकुचाते हुए पति पत्नी ने तय सा किया कि दोस्त को कोई बहाना बनाकर मना कर देना या पत्र का उत्तर ना देना ही ठीक रहेगा, क्योंकि वे लोग यहाँ कहाँ रहेंगे और उन्हें यहाँ क्या अच्छा लगेगा वगैरह। अगले दिन दफ्तर में दोस्त का टेलीफोन आ गया कि वे रविवार को पहुंच रहे हैं। विश्वमोहन जी ने शाम को पत्नी को बताया कि दोस्त का परिवार तो आ ही रहा है। पत्नी ने हंसकर दिलासा दिया कि चलो, कोई तो हमारे यहाँ भी आ रहा है। विश्वमोहन जी को पत्नी खूब अच्छी लगी, कम से कम अपने से ज्यादा प्रौढ़ और मजबूत। रविवार को सुबह 9 बजे के करीब एक धूल धूसरित हरे रंग की मारुति विश्वमोहन जी के घर के सामने रुकी। उसमें से एक छोटा गंजा अधेड़ आदमी उतरा, जिसने कुर्ते पजामे के साथ चमड़े के फीते वाले जूते पहन रखे थे। पीछे पीछे टी शर्ट पाजामा पहने 15-16 साल के 2 लड़के और गुसी मुसी साड़ी पहने एक महिला। लड़कों के पाजामे 4 खाने वाले कपड़े के थे, चाहे तो उसे पतलून भी कह सकते हैं, पर विश्वमोहन जी को तो वह पाजामे ही लगे। महिला चुस्त छरहरी हंसमुख थी और गुसी मुसी साड़ी के बावजूद आकर्षक लग रही थी। उसने नाक में हीरे की लौंग पहन रखी थी। यह दोस्त का परिवार था। विश्वमोहन जी और दोस्त खूब हल्ला मचाते हुए गले मिले, एक दूसरे को उठाते हुए, एक दूसरे की पीठ पर धौल जमाते हुए और जोर जोर से एक दूसरे को गाली बकते हुए। साले, उल्लू के पट्टे, कोई खोजना खबर, गधे की तरह मोटा हो गया, यार को भूल गया, लाना जरा मेरा डंडा, वगैरह वगैरह। विश्वमोहन जी की पत्नी भी बाहर आ गई। शादी में उन्होंने इन्हें देखा था, उसके बाद अब मिल रही थी, पर वे भी गले मिली। बच्चे दौड़ते हुए भीतर घुस गए और विश्वमोहन जी के बच्चों से हाथ मिला मिलाकर अपना परिचय देने लगे। घंटे भर में ही धुले हुए पर्दों, स्त्री किए मेज पोशों, पड़ोस से मांगकर लाए गए टी सेट और गर्म पानी से धोए गए कांच के गिलासों की चकाचक व्यवस्था ध्वस्त हो गई। सारे घर में दोस्त परिवार के जूते चप्पल, मैले कपड़े, बिस्तर, अटैचियां और सबके लिए लाई गई सौगातें बिखरी पड़ी थी। घंटे भर में बच्चों में ऐसी दोस्ती हो गई कि ये उन्हें बाहर ले गए अपना मोहल्ला दिखाने और अपने दोस्तों से मिलाने। दोनों महिलाएं रसोई में घुस गईं।
एक प्याज काट रही है तो दूसरी बर्तन धो रही है। पता ही नहीं चल रहा कौन मेजबान है और कौन मेहमान। कुछ ही देर बाद विश्व मोहन जी के बच्चे कार को चारों तरफ से घूम घूम कर देख रहे थे। हालांकि थी तो वह भी मारुति 800 ही, पर अपने घर के सामने खड़ी थी। उसके भीतर भी बैठा जा सकता था। मेहमान बच्चों ने ना सिर्फ उन्हें कार में बिठाया, बल्कि उसके डेक पर गाने बजाकर, पार्किंग ब्रेक लगाकर, एसी चलाकर, डिक्की खोलकर, बल्कि बोनेट भी खोलकर दिखाया। उन्होंने विश्व मोहन जी के बड़े बच्चे से वायदा किया कि कल वे उसे कार चलाना सिखा देंगे। कुछ देर बाद वे कार को धो रहे थे। दो बच्चे पाइप से पानी डाल रहे थे। दो कपड़े से कार को रगड़ रहे थे। फिर वे भीग गए। फिर एक दूसरे पर पानी डालने लगे। फिर पाइप से पानी डाल डालकर नहाने लगे। मेहमान बच्चे बार बार कह रहे थे, तुम्हारे यहाँ खूब पानी आता है यार, हम तो इस तरह नहाने की कभी सोच भी नहीं सकते। बदले में विश्व मोहन जी के बच्चों ने उन्हें अपनी सब्जी की बाड़ी दिखाई। वे तो देखते ही रह गए। आज से पहले उन्होंने बैगन टमाटर के पौधे कभी नहीं देखे थे। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि ये चीजें पेड़ पर उगती हैं या बेल में। उन्होंने खूब सारे बैगन टमाटर तोड़ लिए और घर के भीतर जाकर हल्ला मचाने लगे कि वे लाइव सब्जी बनाएंगे। और उन्होंने बनाई भी, तथा काफी अच्छी बनाई। श्रीमती विश्वमोहन भौचक थी कि पौधों में लगे बैगन टमाटर भी क्या किसी को इतना उत्फुल्ल कर सकते हैं। उनके बच्चे तो कभी रसोई में नहीं घुसे सब्जी बनाने। दोनों मर्द गप्पों में लगे थे, पुरानी पुरानी बातें, जमाने भर की बातें। तीसरी बार चाय की तलब लगी तो विश्वमोहन जी भीतर आए, पता करने की क्या चाय मिलने की कोई संभावना है। उन्होंने देखा कि दोनों महिलाएं किसी बात पर जोर जोर से हंस रही हैं। अपनी पत्नी को उन्होंने एक लंबे समय बाद हंसते देखा था। वह तो करीब करीब भूल ही गए थे कि पत्नी की हंसी कितनी दिलकश है। उन्होंने एक बार फिर हैरत से सोचा कि औरत को औरत की सोहबत में ऐसा क्या मिल जाता है जो अपने मर्द की सोहबत में भी नहीं। वे पत्नी की तुरंत घुल मिल जाने की सलाहियत से प्रभावित हुए और दोस्त की पत्नी के प्रति आभारी जैसे भी। बच्चों के लिए तमाशा जैसा हो गया। पापा अंकल को कहते यार चुन्नी, और अंकल पापा को कहते यार बिस्सू। बिस्सू पापा का यह नाम उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। वैसे एक तमाशा यह भी था कि विश्वमोहन जी के बच्चे मित्र दंपति को अंकल आंटी बोल रहे थे, जबकि मेहमान बच्चे विश्वमोहन जी और उनकी पत्नी को ताऊ जी ताई जी कह रहे थे। उस शाम ये सारे गली में क्रिकेट खेल रहे थे। बच्चों के पास एक रबड़ की गेंद थी। कपड़े कूटने की मोगरी को बैट बना लिया गया था और कचरे के डिब्बे को स्टंप। फिर पड़ोस से कुछ बच्चों के साथ एक सचमुच का बैट भी आ गया। मोहल्ले वाले झांक झांक कर देखने लगे। अंकल भी खेल रहे थे और चीटिंग भी कर रहे थे, और विश्वमोहन जी भी उन्हीं का साथ दे रहे थे। बच्चे हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। दोनों महिलाएं भी दूर खड़ी मुंह में पल्ला ठूंसे खी खी कर रही थी। फिर बच्चों के इसरार पर आंटी भी खेलने आ गई। उनके खींचा खींची करने पर भी श्रीमती विश्वमोहन नहीं आई। पहली गेंद आंटी की साड़ी में उलझ गई। पहले तो वह चारों तरफ मुड़ मुड़ कर गेंद को ढूंढती रही। फिर यह एहसास होते ही कि गेंद उनकी साड़ी में ही उलझी है, उन्होंने उसे दबोच लिया और अड़ गई कि 6 रन दोगे तो ही गेंद दूंगी। अब कोई उसे फील्ड भी कैसे करे। आखिर 6 रन दे दिए गए। अगली गेंद पर उन्होंने बड़ी जोर से बल्ला घुमाया। संयोग से गेंद बल्ले की चपेट में आ गई और किसी को पता नहीं चला कि कहाँ गई। खेल बंद करना पड़ा। रात को सब खा पी कर बाहर जमीन पर बिस्तर लगाकर सोए। मेहमान बच्चे तारों को देखते तो देखते ही रह गए। दोस्त भी बोले, यार बिस्सू, तुम्हारे यहाँ आसमान में कितने सारे तारे हैं। अबे गधे, हमारा आसमान कोई अलग है क्या? विश्वमोहन जी ने कहा। बरसों बाद देख रहा हूं यार, हमारे महानगर में तो तारे दिखाई ही नहीं देते। क्यों? दोस्त ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उदास जैसे हो गए। अगले दिन विश्वमोहन जी ने छुट्टी ले ली। बच्चों की भी किसी कारण से छुट्टी थी। फिर भी सब जल्दी उठ गए। उठ क्या गए, मेहमान बच्चों द्वारा उठा दिए गए। उन्हें सोना समय नष्ट करने जैसा लग रहा था। बच्चे बच्चों को लेकर जॉगिंग कराने चले गए। उनके अनुसार जॉगिंग करने के लिए ऐसी फ्रेश जगह कहीं नहीं मिल सकती। लौटे तो चीखते चिल्लाते कि पापा, यहाँ थोड़ी ही दूर पर खेत है और वहाँ गेहूं के प्लांट्स लगे हैं और गन्ने के भी। हम खुद देख कर आए हैं, और एक गन्ना तो हमने तोड़कर खा भी लिया। ये देखो, हमारे हाथ छूकर देखो, अब चखो, मीठा लगेगा। दोस्त और उनकी पत्नी वाकई अपने बच्चों के हाथों को सूंघने चखने लगे।
जिस पर विश्वमोहन जी और उनकी पत्नी को खूब हंसी आई। बच्चों के हाथों की खुशबू दोस्त को घसीट कर अपने बचपन के दिनों में ले गई। वह भावुक हो गए, विश्वमोहन से ईर्ष्या करने लगे और अपनी ईर्ष्या को मुखर रूप से प्रकट भी करने लगे। उन्हें उम्मीद थी तो एल्विन टाफलर से, जो कहता था, संचार क्रांति के बाद यह भी संभव है कि भविष्य के कार्यालय सुदूर हरी भरी वादियों के बीच कुटियाओं में स्थित हो। फटाफट कार्यक्रम बन गया कि खेतों में चलकर रहट पर नहाया जाए और वहीं दाल बाटी चूरमा का भोजन बनाकर खाया जाए। जो जैसा था, थोड़ा बहुत जैसे तैसे तैयार होकर कार में ठुस गया। 2 चक्कर करने पड़ेंगे, कोई बात नहीं। विश्वमोहन जी को ध्यान आया कि कुछ ही दूर उनके चपरासी टेकराम का गांव है और कई बार बुला भी चुका है। उन्होंने पड़ोस में जाकर दफ्तर फोन किया और टेकराम से कहा कि ऐसे ऐसे महानगर से हमारे कुछ मेहमान आए हैं जो गांव देखना चाहते हैं, तो हम उन्हें लेकर तुम्हारे गांव पहुंच रहे हैं। तुम भी पहुंचो, जरा रास्ता समझा दो। लेकिन इस बीच बच्चे आंटी को लेकर रवाना हो चुके थे। कुछ ही देर में गाड़ी वापस आ गई और बाकी लोग भी चले। श्रीमती विश्वमोहन चाहती थी कि कुछ खाने की चीज बनाकर ले चले, नहाते साथ ही बच्चों को भूख लगेगी। पर जितना समय उन्हें दिया जा रहा था, उसमें वह यही कर पाई कि उन्होंने चाय बनाकर थर्मस में भर ली और कुछ बिस्कुट नमकीन झोले में डाल लिए। पहुंचे तो काहे को टेकराम का गांव। घर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर मेन रोड के एक तरफ एक जगह देखा तो कुएं पर पंप चल रहा है और बच्चे शोर मचाते हुए पानी की उस मोटी धार में मजे से नहा रहे हैं। पता नहीं किसका खेत था और किसका पंप। सब कुछ बच्चों ने अपने आप ही मैनेज कर लिया था। बच्चों से पूछा तो बोले, पहले आप नहाओ। फिर पता चला कोई किशन लाल है जिसका खेत है। थोड़ी देर में कहीं से किशन लाल खुद आ गया और हाथ जोड़कर बोला कि सब आपका ही है। मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, मोटर बंद करना हो तो लुगाई को आप बोल देना। विश्वमोहन जी चक्कर में पड़ गए। क्या गोरख धंधा है? कौन है ये किशन लाल? कब बच्चों की उससे जान पहचान हुई? कैसे निधड़क नहाने लगे? कितना सुरमय और कितना प्यारा स्थान है, उनके घर के इतने पास। और उन्हें मालूम तक नहीं। पहले क्यों नहीं सोचा कि कभी कभी परिवार को लेकर ऐसी जगह भी आया जा सकता है। कितने खुश हैं बच्चे। बच्चे समय की महत्ता को जैसे आत्मसात किए हुए थे। कल से ही इसके प्रमाण मिल रहे हैं। उन्होंने किशनलाल के जाते ही किशनलाल आंटी से दोस्ती गांठ ली। नहा धोकर गांव की दुकान से आटा दाल घी नमक मिर्च वगैरह खरीद लाए और अब वे नाक पकड़ पकड़ कर एक एक कंडा उठा उठा कर ला रहे हैं और किशनलाल आंटी के अनुभवी निर्देशन में काउडंग केक यानी बाटियां बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच बिस्सू बाबू और चुन्नी बाबू भी नहा चुके हैं और अब दोनों महिलाएं इस अभूतपूर्व कल्पनातीत स्वच्छंदता में सानंद स्नान कर रही हैं। बच्चे बच्चों को बता रहे हैं कि जगहें तो वहां भी बहुत सी हैं यार, पर हमें तो कहीं आने जाने का टाइम ही नहीं मिलता। कॉलेज के लिए सुबह 6 बजे निकलना पड़ता है। घर से 108 पकड़कर पहले कला निकेतन जाते हैं और वहां से 340 मिल गई तो सीधे कॉलेज, वरना 86 पकड़कर पहले माता मंदिर जाओ और फिर वहां से 509 या 513 में लटक कर कॉलेज। शाम तक हड्डी पसलियों का कचूमर निकल जाता है। और संडे को आराम से उठते हैं। हफ्ते भर के कपड़े धोना, प्रेस करना, कमरा साफ करना, नोट्स उतारना, मम्मी का भी कुछ काम करना पड़ता है। सारा दिन कब निकल गया पता ही नहीं चलता और अगले दिन से फिर वही। अगले दिन उन्हें लौटना था। पता चला लौटने से पहले शॉपिंग करनी है। शॉपिंग? विश्वमोहन जी बिल्कुल नहीं समझ पाए। महानगर वाले हमारे इस बोसीदा शहर से क्या खरीद कर ले जा सकते। खैर उन्होंने ज्यादा सिर खपाया भी नहीं। उन्हें दफ्तर जाना था। खाना खाकर दफ्तर चले गए। शाम को लौटे तो शॉपिंग का उल्लसित विवरण विस्तार से सुना। दिन भर दफ्तर में सोचते रहे थे कि क्या खरीद कर ले जा सकते हैं वे लोग यहाँ से। यहाँ मिलता क्या है? बच्चों के कपड़े तक तो ढंग के मिलते नहीं। क्या ले जाएंगे यहाँ से बांधकर? खरात पर कटे लकड़ी के खिलौने, खजूर के हाथ पंखे, बंधेज की चुनरी, हाथ की छपी रेजी की चादरें, बैलों के गले की घंटियां, मुंह मांगे पैसे फेंक कर ले जाएंगे और वहां जाकर अपने आलीशान ड्राइंग रूमों में सजा लेंगे। कुछ रोज की एथनिक हलचल के बाद सारी चीजें कूड़े में चली जाएंगी। फिर नेपाल से कुछ ले आएंगे, फिर बस्तर से। एकदम एनआरआईओ जैसी बात।
4 रोज घूमकर रोमांटिक होने में क्या रखा है, यहाँ रहना पड़े तो पता चले। आंटी ने एक एक पुड़िया खोल कर दिखाई। सोजत की मेहंदी और कलौंजी तथा अमचूर, साबुत मिर्च, रीठा, आंवले, जामुन का सिरका, घाणी का सरसों का तेल, बताशे, खान तिल्ली, चिरौंजी दाने और यहाँ तक कि मुढ़ी के लड्डू, मूंगफली की पट्टी, केर, सांगरी, जौ चने का सत्तू और सींग की कंघियां। विश्वमोहन जी इस खरीदारी को देखते ही रह गए। पता चला बच्चे भी गए थे बाजार। बच्चों को कितना गंदा लगा होगा हमारा शहर। नहीं, उन्हें मजा आया। वे तांगे में भी बैठे थे। वे खास तौर पर वाटर बॉल्स खाने गए थे। वाटर बॉल्स, वही जिसे तुम गोलगप्पे या गुपचुप कहते हो। क्या वे महानगर में नहीं मिलते? वहाँ पॉलीथीन या बैग में पैक मिलते हैं, मसाला साथ मिलता है, पानी घर जाकर बना लो। लेकिन ठेले पर खड़े होकर खाने का मजा ही कुछ और होता है। हमने तो उससे पानी की रेसिपी भी पूछी थी, लेकिन उसने बताई नहीं। लगता वह उसकी ट्रेड सीक्रेट है। एक झीनी सी मुस्कुराहट विश्वमोहन जी के होठों पर थिरक गई। श्रीमती विश्वमोहन रास्ते का खाना बना रही थी। बच्चे उन्हें याद दिला रहे थे। मम्मी, लिसोड़े का अचार जरूर रखना, नीटू भैया को बहुत पसंद है। दूसरा कह रहा था, मम्मी, केर का मुरब्बा भी चिंटू भैया ने आज तक कभी नहीं खाया। दोस्त का परिवार चला गया। उसके बाद सहसा सब कुछ खाली खाली हो गया। लेकिन इस बार विश्वमोहन जी के परिवार को ऐसा हरगिज नहीं लगा कि वे पीछे छूट गए हैं या छोड़ दिए गए हैं, या बल्कि उतार ही दिए गए हैं। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।